और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th में आपकी ज्योग्राफी को लेके क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही स्मूथ हैं और उनको आप आसानी से ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने आप ये चीजें याद होने लगेंगी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनमें मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। मैप के क्वेश्चन दोनों में से एक एक पूछे जाएंगे, बुक 1 में, बुक 2। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। यार लाइफ में ना बहुत सारे ट्रांजिशंस आते हैं, लेकिन जिस ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा हूं वो है क्लास 11 की ज्योग्राफी से क्लास 12 की ज्योग्राफी में स्विच करना। अब भाई क्लास 11 की ज्योग्राफी में आपने क्या कुछ नहीं पढ़ा। आपने ऑरिजिन ऑफ अर्थ से लेके इंटीरियर, एक्सटीरियर, जियोमॉर्फोलॉजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया आपने। और सारे के सारे जो चैप्टर्स थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर्स थे, जिन्होंने आपके दिमाग को हिला के रख दिया होगा। पूरी साइंस वाली फील आ गई होगी। नाउ माय फ्रेंड, यू आर इन क्लास 12th और आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हो, जो कि प्रॉपर फैक्चुअल बेस्ड रहने वाला है, जिसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है बट डेटा बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th में आपकी ज्योग्राफी को लेके क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस सेशन को देखना है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप एंड तक देखते हो। और यहां पर इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन दूंगा, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आंसर देने वाला हूं जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होने वाले हैं। मतलब इसमें हम कुछ भी हवाई बातें नहीं करने वाले, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। ठीक है ना, क्या क्या अप्रोच रहने वाली है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करें कि समझो कि हमारा जो क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज है, हमारी बेसिकली हमारा जो वॉर है वो टू फ्रंट वॉर है। कि सर टू फ्रंट वॉर मतलब कोई युद्ध लड़ना है? नहीं नहीं, युद्ध नहीं लड़ना। हमें दो चीजों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना है अभी से। पहला है आपका बोर्ड्स ऑब्वियसली, और दूसरा है आपका सीयूईटी। अब ऐसा नहीं है कि सीयूईटी के लिए आप अलग से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। हर एक ह्यूमैनिटीज के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सपना होता है कि भाई बोर्ड्स में तो टॉप करना ही है, प्लस एक अच्छा कॉलेज भी लेना है, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लेनी है। तो हमारा टू फ्रंट वॉर रहने वाला है और हमारी जो प्रिपरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। पहली बात, ठीक है सर। हमारा पहला जो हमारा गोल है वो है हमारा 90+ तो लाने हैं यार। मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं भाई, ऑब्वियसली तुम बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर रहे होगे, बट आई एम सिंस आई एम ज्योग्राफी एजुकेटर, तो मैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो हमारा जो मेन गोल है वो है 95+ लाना है किसी भी हालत में। और अगर 90+ लाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा सर। फिर दूसरा जो सबसे मेन है, फैक्चुअल और डेटा बेस्ड जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हमारा आता है भाई एनालिटिकल। ये बहुत जरूरी है। मतलब हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके हम तीनों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट कम है, ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ डेटा बहुत ज्यादा है। और हाँ, सबसे बड़ा जो तीसरा पॉइंट है कि जब तक हम चीजों को ठीक से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो प्लीज इन तीनों चीजों पर जो आपको फोकस करना पड़ेगा, और एक तरीके से आपको 95 लाने के लिए 3 स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड की बात करें तो समझो कि ये तो क्लास 11th में आप सीख ही गए हो कि भाई हमें चीजों के कॉन्सेप्ट तो समझने पड़ेंगे। क्लास 12 की ज्योग्राफी की हम बात करें, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, तुम झेल चुके हो क्लास 11 की ज्योग्राफी, तो अब मैं कॉन्सेप्ट की बात करते हो अच्छा नहीं लगूंगा। कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही स्मूथ हैं, और उनको आप आसानी से ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका दिमाग सर्विसिंग हो गई है उस चीज की, ऑलरेडी आप क्लास 11th में हो, है ना, प्रॉपर उसको टैकल करके आ रहे हो। तो सबसे पहली बात है भाई, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात की जा रही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की हम बात करें तो ये प्रॉपर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से हमारा लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट का जो सफर है, जो अलग अलग स्टेजेस में आता है, जिसको हम डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक है। ठीक है, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आप चीजों को कब तक मगअप करते रहोगे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पर ही ध्यान देना है। पहली चीज ये हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अच्छी बात है। आगे हम बात करें, फिर हमारा आता है मेन पोर्शन, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स खाता है। यानी कि बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो इसी की वजह से कटते हैं। कोई एमसीक्यू गलत हो जाएगा, या फिर वो कोई डेटा गलत कोट करके आ जाते हैं। तो दूसरा है हमारा फैक्चुअल एंड डेटा बेस्ड। अब हम बात करें, जो हमारा क्लास 12 का ज्योग्राफी है, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि यहां पर बहुत सारा डेटा दे रखा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, पार्ट 1 की हम बात करें, और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में आपका डेटा बहुत ज्यादा है। इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी की मैं बात करूं, ठीक है सर? तो समझो पहले कि आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। हम क्रॉप की बात करें, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर ले लो,
कोई भी सेंसस की हम बात करें तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। अब सर मेमोराइज करना कैसे है सर? अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चीजें मेमोराइज होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने आप ये चीजें याद होने लगेंगी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डेटा, प्लीज डेटा को आपको बार 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 रिकॉल करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। और इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब आप एक चीज को 5-10 बार पढ़ोगे, एग्जाम तक पढ़ लोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार रिकॉल करोगे, बार बार रिकैप करोगे, तो अपने आप आपको डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फिर आता है हमारा एनालिटिकल वाला पार्ट। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि होता क्या समझो, क्योंकि जब तक आपने चैप्टर पढ़ लिया वो अलग बात है, आपने चैप्टर को कितना एनालाइज किया है वो अलग बात है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। चैप्टर पढ़ना इज नॉट अ बिग टास्क यार, कोई भी पढ़ लेगा यार। व्हाट अबाउट अदर स्टफ्स लाइक बॉक्सेस होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, उनको तुम इग्नोर कर देते हो, जैसे कि वो एग्जाम में आती नहीं है। और यहां पर एग्जामिनर खेल जाता है भाई। तुम्हारा जो एग्जाम आता है उसमें आप आजकल जो नए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं सर? वो इसी पर आ रहे हैं, इसी थीम पर आ रहे हैं। कोई भी कहीं से भी कोई पैराग्राफ उठा लिया, कोई भी बॉक्स उठा लिया, कोई भी केस स्टडी उठा ली और उनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो समझो कि आपका काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है सर। आपका काम ऐसा है कि भाई जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है वो भाई लगभग यूपीएससी से मैच कर रहा है भाई आज के टाइम पे, क्योंकि एमसीक्यूज सिंपल नहीं पूछे जा रहे। असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि रटना नहीं है, रियल वर्ल्ड में कैसे वो चीजें अप्लाई हो रही हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा चीजों को एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है सर। कोर थ्योरी पर जब आप जाओ तो आपको यह भी समझना है कि इसका जो रियल इंपैक्ट है वो क्या पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं सर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में सॉल्यूशन क्या है सर इसका, है ना। वेपन जो है जिसको आपको इस्तेमाल करना है पूरे साल तक, इसकी अगर मैं बात करूं कि यहां पर समझो, पहले समझने की कोशिश करो कि आपकी 2 बुक है। ठीक है, 2 बुक है, उसके बाद आप देखोगे आपका प्रैक्टिकल भी होता है भाई। प्रैक्टिकल को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि यहां पर आपके जो स्कूल वाले टीचर्स हैं, वैसे मैं प्रैक्टिकल का भी बताऊं तो प्रैक्टिकल में मोस्टली बच्चों को 30 मार्क्स मिल ही जाते हैं। वो कुछ टास्क होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है, वो तुम सब कर लेते हो। ठीक है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मेरा काम है जो मैं पढ़ाता हूं, मतलब जो चैप्टर्स हैं। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं और अगर मैं बुक 2 की बात करूं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, तो पहली जो बुक है अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जाता है। इसमें अलग अलग, सबसे पहला जो चैप्टर है वो तो पूरा फिलॉसफिकल चैप्टर है हमारा, पहला और दूसरा। ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें, सॉरी तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं और चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं, ये दोनों ही जो चैप्टर हैं बहुत ज्यादा फिलॉसफिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में प्रॉपर बताया गया है। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इनमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। मैप के क्वेश्चन दोनों में से एक एक पूछे जाएंगे, बुक 1 में, बुक 2 से। तो पहला जो बुक है हमारी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको डेटा भी ज्यादा है और फैक्चुअल डिटेल्स भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सेकंड बुक में आपको केस स्टडीज बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो प्लीज केस स्टडीज को इग्नोर मत करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केस स्टडी पर जाना, क्योंकि एमसीक्यूज, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पर आराम से। प्रैक्टिकल को थोड़ा साइड में रखते हैं, इसमें डाटा प्रोसेसिंग, डायग्राम्स, कंप्यूटर, ये थोड़ी बात की बात है। प्रैक्टिकल की हम बात करें तो उसका मैं एक अलग से सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है ना, अभी हमारे पास ये वाले मार्क्स साथ में 30 नंबर थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या रहने वाला है? सबसे पहले हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो इसमें कुछ जो चैप्टर्स हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आते हैं हमेशा। और दूसरी बात यह है कि यहां से मैप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिलते हैं, मैप वाले क्वेश्चन। तो प्लीज इसमें आपको ध्यान देना है सर, यानी कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसको समझना है ठीक से। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, इन सबको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है सर। फिर अगर मैं बुक 2 की बात करूं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, इसमें आपको क्या दिखना है? इसमें आपको पहली बात तो जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? प्लीज याद कर लेना, केस स्टडीज सेकंड बुक में बहुत ज्यादा है, केस स्टडीज बहुत ज्यादा है। सेकंड में बात करूं डेटा भी इसमें अच्छा खासा है, डेटा बहुत अच्छा खासा है ना। तो डेटा भी आपको याद करना है। तो डेटा प्लस केस स्टडीज, इन दोनों पर याद है आपको। जैसे हम बात करें मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में, उसमें बहुत डेटा रिकॉल करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा वो, मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो डेटा और जो फैक्ट्स हैं, इन सब पर आपको प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं बुक 2 की बात करूं, ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे मैं बात करूं प्रैक्टिकल वर्क की। तो प्रैक्टिकल वर्क को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसका मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा। फिर मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न की सिंपल सा मतलब है, सिंपल से बात क्या है सर? 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका,
1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, अच्छे खासे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं बेटा, और एमसीक्यूज का पैटर्न भी आजकल चेंज हो गया है। ज्यादातर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो असर्शन रीजंस वाले, मैच द फॉलोइंग वाले और स्टेटमेंट बेस्ड वाले, और इनमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा भाई, वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा, तभी मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और जब आप अपनी बुक पढ़ो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना, फॉलो ओनली एनसीईआरटी। मैं भी अपने जो लेक्चर्स लाता हूं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी लाता हूं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, उसको भी आप देख सकते हो, और प्लीज आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तब तक आप ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चंस पर प्लीज आपको थोड़ा फोकस करना है। इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है सर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर आते हैं हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन की हम बात करें, इसका फॉर्मेट सिंपल सा रहना चाहिए, स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और 3 या 4 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। मेरी मानो तो अगर आपको 4 पॉइंट्स आते हैं तो 4 पॉइंट्स आप अलग अलग पैराग्राफ्स में ऐड कर सकते हो, ठीक, सॉरी पैराग्राफ पॉइंटर्स में, पैराग्राफ्स का यूज ही नहीं करना, पैराग्राफ्स नहीं, पॉइंटर्स में, ठीक है, ऐसा कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए इसका, ठीक है सर। आगे मैं 5 मार्कर की बात करूं तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको जो भी उस क्वेश्चन के बारे में आता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टार्टिंग करना है आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट से, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको प्रॉपर जो एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स हैं 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन क्या है वो लिखना है। सिंपल सी बात है, ये फॉलो करना है 5 मार्कर में। अच्छा, मेरा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा सर, हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं सर। कौन से क्वेश्चन सर, ये कुछ होते हैं सर बेटा, कॉम्प्रहेंशन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी केस स्टडी पूछ ली जाएगी आपसे, कोई भी केस स्टडी उठा के पूछ ली जाएगी, या फिर कोई भी चैप्टर का कोई एक पार्ट जो है, बॉक्स, बहुत सारे जो बॉक्सेस होते हैं इनको तुम इग्नोर कर देते हो, वो बॉक्सेस को इनको इग्नोर नहीं करना है, उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर कटते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में कटते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कट जाते हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चन पर ध्यान देना है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। मैप बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो भाई 10 नंबर का तो हमारा मैप भी है, तो मैप की अगर मैं बात करूं तो मैप आपका पार्ट 1 से भी आएगा, पार्ट 2 से भी आएगा, एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछा जाएगा। अगर मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहां पर सिंपल सा आपको क्या करना है सर, तो बहुत सारे जो हमारे एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ दे रखे हैं वो पूरा उठा के पूछ ले जाते हैं, और याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ दे रखा है तो पैराग्राफ में ही आंसर है, पैराग्राफ में आंसर है, जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पैराग्राफ तो दे दिया है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो कॉन्सेप्ट पर जाना है। हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ही आंसर छुपा हुआ है, उससे रिलेटेड आंसर हो सकता है, एग्जैक्टली वहां पर ही आंसर छुपा हो, ये जरूरी नहीं है। तो प्लीज इनको आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है। केस स्टडीज की हम बात करें तो जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये पूरी केस स्टडी है। बहरम और रीजन एक और यहां पे केस स्टडी है सर। ये सारी जो केस स्टडीज है, धौलारा की हम बात करें ये भी एक केस स्टडी है। तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से इन केस स्टडी से डेफिनेटली कोई ना कोई एक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो प्लीज, और हाँ, ये ऐसे ही आता है, पूरा एक पैराग्राफ आएगा, नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3 से 4 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप में आपके जितने भी अगर मैं मैप की बात करूं तो पार्ट 1 पार्ट 1 की हम बात करें, प्राइमरी एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग वाला कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, मेजर सिटीज, मेजर एयरपोर्ट्स। अब ये जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं, मैप पर मैंने एक सेपरेट पूरा सेशन बनाया है, पूरा सेशन है, आधे घंटे 45 मिनट का होगा, एक बार ही देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैप से कैसे कैसे कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, और इनमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये मार्क्स कट भी जाते हैं। तो यहां पर आप मार्क्स को गेन कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो। दोनों से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो समझो पहले, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहली बात तो भाई एनसीईआरटी ये आपकी बाइबल है, इट्स अ बाइबल। मैं सिंपल सी बात है, कोई दूसरे रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग रेफरेंस बुक ले सकते हो, लेकिन जब बात आएगी रीडिंग की तो एनसीईआरटी दी बेस्ट है भाई, ठीक है। अच्छे से उसको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हमारे लेक्चर्स की हेल्प भी आप ले सकते हो, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो उसके बाद या तो हो सकता है कि आपके पास खुद के नोट्स हो, हैंड पेन नोट्स हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो टीचर पढ़ाता है, टीचर के जो नोट्स होते हैं, टीचर ने जो नोट्स दिए हैं आपको अलग से, सबका रेफरेंस लेके अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होता है। क्योंकि समझो, क्योंकि वो आपने बनाया, आपको पता है कि आपने उसको फ्रेम कैसे किया है, तो जब आप एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है समझो, उसके बाद क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे की टर्म्स होते हैं, उसको आपको रिकॉल करना है हमेशा, बार बार। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी टफ
जो वोकैब है या फिर आप बोल सकते हो ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी जो है उसको आप एक पेज पे लिखो और जितने भी उसका जितना भी उनका मीनिंग वगैरह है साइड में लिखो और इनको बार बार रिकैप करो। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, फुटलूज इंडस्ट्रीज, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, डिजिटल डिवाइड, मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ हमारे क्या होता है, कुछ हमारे की टर्म्स होते हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस जम के करनी है भाई। लिख लिख के याद करना है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते तो यार न्यूज़पेपर भी हो तुम, ठीक है। शाम को अगर मैं पूछूं कि क्या पढ़ा है तुमने, क्या लिखा है, तुम एक बारी एक उस पर ऐसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे तुम, क्योंकि तुमने सिर्फ उसको पढ़ा है, तुमने सिर्फ उसको रीड किया है। लेकिन जब आप लिखते हो, बार बार लिखते हो, तो इससे दो काम होते हैं। पहली बात तो आपकी आंसर राइटिंग डेवलप हो जाती है, दूसरी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, तीसरा आप भूलते नहीं हो कभी। तो सिंपल सा काम करना है, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके जम के प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी से कहता हूं आपको रिजल्ट जल्दी दिखेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, तुम्हें प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है ना। अगर ये आपको पता होगा तो क्या करना है तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या नहीं करना, पहली बात तो डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, जो डायग्राम्स हमारे, ठीक है। मैप्स को इग्नोर नहीं करना, डेटा को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी आपका डेटा बेस्ड है। क्योंकि डेटा आपको, भले ही एमसीक्यूज में डेटा ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब लॉन्ग आंसर आप कर रहे हो तो आपको डेटा कोड करने को आ जाए, आपको नंबर्स नहीं पता, डेटा नहीं पता, तो इंप्रेशन खराब होता है, ठीक है। तो डेटा प्लीज याद करना है आपको। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम बच्चे जो मैप वर्क है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई आज नहीं कल, अरे भाई ये तो छोटा सा चीज है यार, एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे। तो प्लीज यार मैप की भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो ये सारी चीज अगर आप नहीं करोगे तो, है ना, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये ये सारी चीजें बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि कहीं कमी रह जाए, क्योंकि समझो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 95 प्लस। इसका मतलब ये है कि तुम्हें हर एक चीज में परफेक्ट होना है भाई, हर एक चीज में, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये था मेरा सेशन। आई होप आपके ज्योग्राफी की जो स्ट्रैटेजी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये आपको रिजल्ट देगी, ठीक है ना। बस आई होप आपको ये सेशन जो है बहुत ज्यादा सही लगा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा अपने सेशन को, यूजफुल लगा होगा सेशन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।